हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेटर में। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है उसकी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कवर करेंगे आज हम। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसकी फॉर्म को कैसे लिखा जाता है और उसका तरीका क्या है। यही सब मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए आज जब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें जो भी हमारे पास इक्वेशन या क्वेश्चन गिवन है तो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, ये दो क्वेश्चन है जो हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x + 1 का क्या ये होल स्क्वायर है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम पहले आइडेंटिटी लगाएंगे x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है हम वो इस यहाँ पर ओपन करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है, 1। तो आप यहाँ पर इसको आसानी से रख दीजिए। तो ये क्या जाएगा आपका x² + 1 और +2ab, तो ये जाएगा 2x। क्लियर है। अब 2 की सिंपली इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6। तो 2x और 2x हो जाएगा कैंसिल। अगर दोनों तरफ एक जैसी वैल्यू है, प्लस में हो या माइनस हो, कैंसिल हो जाती है। अब रह गया आपका x² + 1 और ये -6 है, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 और ये यहाँ पर बचेगा आपका 0। तो ये हो गया x² + 7 और ये 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पावर कितनी आ गई है, 2 पावर आ गई है, यानी कि डिग्री इसकी कितनी है, 2 है, और +7 जो कांस्टेंट बचा है। x के साथ इसमें कोई वैल्यू नहीं बची है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो डिग्री है, पावर है, वो कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान लिख दीजिए, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम कहेंगे ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो आपको ये सिंपली यहाँ पर सोल्व दिया हुआ है, x² + 3x + 1 इक्वल में यहाँ पर गिवन है x - 2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपने यहाँ पर a + b की आइडेंटिटी को ओपन किया था, यहाँ मिला आपको a² + b² + 2ab। तो एज इट इज आप यहाँ पर भी आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ क्या x - 2 का होल स्क्वायर है। तो इट मींस यहाँ पर x जो है आपका a होगा और -2 है जो वो b की वैल्यू होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये x², इसका करेंगे तो 4 और माइनस के 2ab करेंगे तो -4x होगा। ठीक है, x² और x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3x + 1 -4 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये +4x, ये हो गया आपका +4x और ये इधर आ गया -4 और यहाँ बचेगा आपका 0। तो 3x और 4x ये हो जाएगा 7x, 1 और -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, -3 और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो कैसी इक्वेशन बनकर आई है आपके पास में, लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री यानी कि पावर क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपके पास निकल कर आई है, इसको सोल्व करके इसकी पावर 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो कैसी होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्या है, आप नो लिख दीजिए इसमें, नो मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर 4 पार्ट दिए हुए हैं, उनका इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो चलिए इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है आपको, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है उसका जो एरिया है यानी कि जो क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर। फिर उसने कहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि जो प्लॉट की जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो क्या है दुगने से एक अधिक है। सपोज आपके पास में जो ब्रेथ है वो क्या है, मान लेते हैं 2 मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी इसका दुगना, तो 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 मोर, तो प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 5 मीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। और एरिया कितना दे रखा है 528 स्क्वायर मीटर, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकती है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसने क्या बोला है, जो लेंथ है वो क्या है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट, वो ले लिया हमने x मीटर, यानी कि माना जो प्लॉट है वर्ग आयताकार जो प्लॉट है उसकी जो चौड़ाई है वो कितने ले लेते हैं x मीटर। तो जो लेंथ है यानी लेंथ को हम l से डिनोट कर देते हैं, लेंथ वो क्या हो जाएगी इसका दुगना, तो ये हो जाएगा 2x और 1 मोर तो प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। फिर उसने कहा है एरिया, एरिया कितना दे रखा है आपको 528 वर्ग मीटर, क्लियर है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, प्लॉट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्लियर है। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 528 वर्ग मीटर। ठीक है, अब जैसे आप यहां दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और ये दरा के क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 528 और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघात समीकरण है। हम क्या करेंगे अब इसके क्या फैक्टर करेंगे। अब जैसे इसका फैक्टर करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी, क्लियर है। लेकिन ध्यान में रखना है इसको जब फैक्टर करेंगे जो भी x की वैल्यू आएगी इसके रूट्स आएंगे मूल आएंगे, उसमें से जो लेंथ या ब्रेथ निकालेंगे वो नेगेटिव आप नहीं लेंगे, वही वैल्यू लेंगे जो पॉजिटिव आएगी। तो इसके फैक्टर कर देते हैं हम। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 528 की 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 528 और 2 तो कितना जाएगा 1056। तो मैं क्या आपको फैक्टर करके दिखाता हूँ, 1056 आ गया, 1056 और माइनस और ये प्लस, तो माइनस का 1056 एक्स स्क्वायर आ गया। और आपको क्या चाहिए यहाँ पर प्लस का एक्स है यानी कि 1 चाहिए प्लस का, तो 1056 क्या आप कर दीजिए प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से करते हैं ना एलसीएम लेके। तो 2 से करेंगे 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 528 पे। फिर से करेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। फिर से करेंगे इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से इसको 2 से करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। फिर से इसको 2 से करेंगे तो ये जाएगा 33 पे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आपको मिल गया 32 और 33। ठीक है, अब इन दोनों में आप देख सकते हैं 33 और 32 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, क्लियर है ना। तो ये +1 और ये -1, तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया आपका प्लस का 1 जो कि यहाँ पर आपको मिल गया। यानी कि इसके फैक्टर कितना बनेंगे 33 और 32 इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये इसको ऑफ कर देते हैं।
तो ये आ गया आपका 32 और 33 इसके फैक्टर आ गए। तो इसको आप लिखेंगे इस तरीके से 2x² प्लस 33x माइनस के 32x माइनस 528 और ये 0। तो यहाँ से आप मैक्सिमम कॉमन लेंगे और यहाँ से भी मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, ओनली x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका 2x प्लस का 33। जो वैल्यू यहाँ पर आपको मिली है सेम वही वैल्यू आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये 2x प्लस 33 और इक्वल टू 0। अब ध्यान दें यहाँ पर कितना माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस ही लिख दीजिए। माइनस है, माइनस लिख दिया। अब यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना 32। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 16 पे जाएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 16। इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे जब 16 के यहाँ तो 32 मिलेगा, 16 की 33 से करोगे तो 528 मिलेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 33 और यहाँ बचेगा आपका x और ये माइनस का 16 और ये 0, ये वैल्यू आ गई। अब इसके इक्वल भी 0 लेंगे, इसके इक्वल भी 0 लेंगे, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी x की। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका, आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये होगा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ से लेंगे x माइनस 16 और इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालते हैं इधर आकर माइनस का 33 होगा और 2 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना मिलेगा 16। तो आप यहाँ देख सकते हो तो x की वैल्यू एक आ रही है माइनस में और एक आ रही है प्लस में। और हमें लेंथ और ब्रेथ जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 16, तो ये इसकी क्या होगी ब्रेथ। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, वो उसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास में, जब x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो लेंथ आपको मिलेगी और यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगी, आपको चौड़ाई मिलेगी, यानी कि ब्रेथ। तो यहाँ पर b मतलब ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर वो कितनी आ चुकी है 16 मीटर यानी कि 16 मीटर। और इसी x की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे इसका दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और प्लस 1 यानी कि 33, वो हो जाएगी आपकी लेंथ यानी कि l। इसको नोट कर दिया मैंने लेंथ पहले से, ये हो जाएगा 33 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड जो पार्ट है वो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ। तो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन को करते हैं उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से कई बार पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही सवाल का जो आंसर है वो छिपा हुआ होता है। क्लियर है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप कई बार पढ़ें, जब तक समझ में ना आ जाएगा ना इसमें दिया क्या हुआ है और हमें उसमें निकालना क्या है, तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ें। यही मैथ का फंडा है। क्लियर है, अब देखते हैं इसको हम। तो यहाँ पर दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी कि दो नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 306 यानी कि 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो उन दोनों इंटीजर्स को निकालिए। क्लियर है, अब देखो मैं आपको हिंदी में और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ऐसे दो नंबर निकालिए, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जिनका हमारे पास में प्रोडक्ट यानी कि जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है 306। तो वो दोनों नंबर्स को आप निकालिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो इंटीजर्स आपके जो नंबर लाइन पे आप देखते हैं तो वहां पर प्लस माइनस होते हैं, एक तरफ माइनस में लिखे हुए होते हैं और एक तरफ प्लस में लिखे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन में बात की है वो सिर्फ बात की गई ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स की। ध्यान में रखना है इस बात को, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लीजिए अगर आपके पास में पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, क्लियर है, नहीं कि x प्लस 0, तो जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा x प्लस 1 होगा। क्लियर है, अब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 306 यानी कि 306 आना चाहिए। ये भी कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अब करते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हम एक पहला नंबर ले लेते हैं जो कि x है और जो दूसरा नंबर होगा वो होगा x प्लस 1। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, यानी कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो हमने दिया है x, और सेकंड
पॉजिटिव इंटीजर, वो ले लिया x+1। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ये भी क्लियर होना चाहिए। अब इसको डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है यानी कि गुणनफल करना, वो कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। यानी कि x × x+1 = 306 होना चाहिए। दोनों के सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x, 306 को इधर आप क्या करेंगे ट्रांसपोज, तो -306 और ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया। चलिए फिर से कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ आप फैक्टर कैसे करेंगे। आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फैक्टर को सिंपल से सिंपल और ट्रिक के साथ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -306 प्लस का x² है तो ये होगा -306 x² रहेगा। लेकिन जो मिडिल में है वो कितना है, प्लस का x है, ये आना चाहिए। यानी कि जब प्लस या माइनस करें तो प्लस का x मिले यानी कि 1x और मल्टीप्लाई करने पर उन्हीं दोनों नंबर्स की क्या आना चाहिए, 306 x², वो भी माइनस में। तो हम इसके क्या कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं। 306 के आप इस तरीके से फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 2 × 5 10 और 2 × 6 होगा। 3 से करेंगे इसको, 3 × 5 15, 3 × 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये जाएगा 17 पे, 17 × 51, अब जाएगा 17 1 पे। ठीक है, तो इनका कर देते हैं, 3 × 9 9 दूनी 18, तो ये बन गया 18, 1 18 और 1 17, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो ये आप ले लेंगे प्लस में और ये ले लेंगे माइनस में, दोनों में डिफरेंस आपको मिल गया 1 का, तो 17 और 18 बनेंगे इसके फैक्टर। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम। तो ये आ गया आपका x² प्लस के 18x माइनस 17x माइनस 306 और ये 0। ठीक है, यहां से जब आप कॉमन लेते हैं और यहां से भी, तो यहां से आप कॉमन ले रहे हैं x, तो x ही आ सकता है इसमें मैक्सिमम कॉमन, तो यहां बचेगा आपका x प्लस 18, सेम यही वैल्यू आपको यहां मिलेगी, x प्लस 18 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ कितना माइनस, तो माइनस 17 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 18, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 18 और यहाँ क्या बचेगा x माइनस के 17 और ये 0। अब जैसा कि इससे पहले वाला में बताया था सेम वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। सभी क्वेश्चंस को हम ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ से भी और यहाँ से दोनों से आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे यहाँ से x की वैल्यू जो प्लस में है आपको x की वैल्यू माइनस में मिलेगी, जो माइनस में वहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको प्लस में मिलेगी। तो देयरफॉर x प्लस 18 = 0 और x माइनस 17 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, -18, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको 17 यानी कि 17, और हमें चाहिए थे यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, तो यहाँ पर प्लस में कौन सी वैल्यू आई है, 17 आई है। तो पहला जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक वो कौन सा है, 17 यानी कि 17 है, और दूसरा अगर हमें निकालना है तो उसमें +1 करना होगा, 17 और 18, और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपके पास में जो आ गया है वो है 17, और जो सेकंड नंबर आएगा वो आएगा आपका 18, और 17 और 18 दोनों की जो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों का गुणनफल करेंगे यानी कि प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा 306 मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपके पास में क्या दिया हुआ, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीके से जरूर पढ़ें, ताकि आपको ये पता लग जाए क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। यानी कि जो भी क्वेश्चन होता है ना उसका जो जवाब है वो उसी में ही छुपा हुआ होता है। अब ये जो क्वेश्चन है वो देखिए, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की माता जी हैं
वो रोहन से 26 साल बड़ी है। सिंपल सी बात है, जो माता जी है वो रोहन से बड़ी होंगी, ठीक है ना। अब उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, यानी कि दोनों की जो आयु का गुणनफल है 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 साल बाद विल बी 360, यानी कि 360 हो जाएगा। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, आपको ये निकालनी है। तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उसने बोला 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज भी बढ़ेगी, यानी कि रोहन भी बड़ा होगा और उसकी माता जी है उनकी भी आयु 3 साल बाद बड़ी हो जाएगी। मान लीजिए फिलहाल उनकी जो एज है, प्रेजेंट एज है यानी वर्तमान आयु है, वो रोहन की एज मान लो 15 साल है, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, 18 साल हो जाएगी। उसी तरीके से उनकी माता जी की जो एज है वो भी आप क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसी क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, रोहन की जो मदर है वो 26 साल बड़ी है रोहन से, तो रोहन की एज मान लीजिए वो x वर्ष है, यानी कि x ईयर है प्रेजेंट में जो चल रही है, तो रोहन की माता जी क्या हो जाएंगी, x प्लस 26। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं पूरा कंप्लीट। लेट रोहन प्रेजेंट एज, रोहन प्रेजेंट एज बी x ईयर, ठीक है ना। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी ले ली हमने, x ईयर, तो एंड इज मदर एज, एंड इज मदर एज वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 ईयर। आयु है तो इसलिए इसको वर्षों में जरूर लिखेंगे, क्लियर है। अब दोनों की जो आयु का जो गुणनफल यानी कि जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद, वो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वो क्या होगी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे 3 साल बाद, यानी कि 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद दोनों की एज में 3 साल प्लस कर दिए जाएंगे, रोहन में भी और उसकी माता जी की एज में, दोनों में। तो अब रोहन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, रोहन एज वो होगी x प्लस 3 और मदर की एज वो कितनी हो जाएगी, 26 से 29 हो जाएगी। मदर एज यानी कि जो माँ की आयु है, मदर एज वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, और ये दोनों में क्या रहेंगे, वर्ष में रहेंगे, ईयर्स में रहेंगे, क्लियर है। अब इन दोनों की आयु का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो कितना दे रखा है आपको, 360, ठीक है। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, इसमें 3 साल प्लस करने हैं आपको, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, 29 हो जाएगा, तो x प्लस 29, और एक और में कितना जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इन दोनों की आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, तो देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्या करेंगे, x और x की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 29 और 3 का ऐड करो कितना होगा, 32, तो प्लस 32 लिखो और इनटू में लिख दीजिए x। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए 87, इस पे लाओगे तो माइनस 360 और ये 0, बहुत शॉर्ट तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 273 और ये 0, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, जो पॉजिटिव आएगी x की वैल्यू वो होगी रोहन की प्रेजेंट एज। अगर उसी x की वैल्यू को आप प्लस करें 26 तो क्या मिलेगी, माता जी की आयु मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप इसके फैक्टर करिए, अब 273 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 वो भी माइनस में और x स्क्वायर, तो 273 क्या फैक्टर करते हैं तो 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से जाएगा ये, 3 नाम 27, 3 एकम 3, अब 3 से इसको करते हैं तो कितना जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 एकम 3, तो 3 से करके देखते हैं इसको, 3 या 9, तो 17 13 7 91, ये जाएगा 7 से 13 पे चला जाएगा, क्लियर है। और ये 13 से करेंगे तो 1 पे जाएगा। अब इनमें से ही हमें क्या करना है, ऐसे नंबर देखने हैं
जिसमें आपको प्लस का 32 मिल जाए, वो बन सकता है 33 इंटू 3, सॉरी 13 इंटू 3, यानी कि 13 और 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 39 मिलेगा। और ये 7, तो 39 अगर आप प्लस का लें और 7 माइनस का लें तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 32 आ जाएगा। तो ये बन गए आपके इसके फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7 माइनस 273 और ये 0, ठीक है ना। अब यहां से आप कॉमन लेंगे, यहां से आप कॉमन लेते हैं, चलिए यहां कर देते हैं इसको। तो यहां से जब आप कॉमन ले रहे हैं, यहां ले लेते हैं, चलो x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 39 से अब यही वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी, x प्लस 39 और इक्वल टू 0। यहाँ क्या माइनस है, माइनस लिख दो, 7 है तो 7 लिख दीजिए। आप 7 की माइनस 7 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 39, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 39 और यहाँ जाएगा आपका x और ये माइनस 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से आपको x की वैल्यू मिलेगी, क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आएगी माइनस 39 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी, रोहन की प्रेजेंट एज। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 7 इयर्स। अगर माता जी की आयु पूछे तो आप 7 में 26 को प्लस करेंगे तो 26 और 7 कितने हो जाएंगे, 33। तो माता जी की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वो कितनी होगी, 33 वर्ष। आप यहां लिख दीजिए रोहन प्रेजेंट एज। रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज वो कितनी हमारे पास में भी 7 इयर्स, यानी कि जो रोहन है वर्तमान में 7 साल का है, क्लियर है। तो चलिए इसका करते हैं लास्ट पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका लास्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है क्वेश्चंस। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन में आपको दिया क्या है और हमें उसमें पूछा क्या गया है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन है, यानी कि रेलगाड़ी है, समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि उसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि अगर हम उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दें तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। समझ में आया क्वेश्चन? अब नहीं आया तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ट्रेन है, यानी कि जो रेलगाड़ी है, समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? साधारण सी बात है, अगर आप कहीं पर जाते हैं, एक जाएंगे आप बहुत तेजी से, एक जाएंगे धीरे। जब आप बहुत तेजी से जाएंगे, रफ्तार से जाएंगे, तो आपको क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा। और वही अगर आपकी स्पीड यानी कि चाल है वो अगर कम कर दी जाए तो आपको उसी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। यही बात यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं सही तरीके से, ठीक है जी। यहां पर क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, के रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल है, ट्रेन वही ले लेते हैं हम। स्पीड याद रखना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो स्पीड है वो हमेशा किलोमीटर पर आवर में होगी, मीटर पर सेकंड में होगी, इसी तरीके से लिखी जाती है। तो यहां लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो हमने ले ली है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे होगी। d मतलब डिस्टेंस, यानी कि दूरी,
वो कितनी दे रखी है आपको 480 किलोमीटर। जब डिस्टेंस इतना है, ठीक है, और चाल इतनी है, तो समय यानी कि टाइम क्या होगा, क्लियर है ना। तो आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको याद रखना चाहिए, वो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम यहां पर है तो स्पीड यहां आ जाएगी, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो अब ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। टाइम टेकन बाय ट्रेन वो हो जाएगा, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और चाल कितनी x, तो इतने घंटे उसको लग गए पहले। अब बाद में क्या किया गया है, जो स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है। व्हेन स्पीड इज लेस, व्हेन स्पीड लेस, जब हमारे पास जो स्पीड है वो कम कर दी, व्हेन स्पीड लेस, कितनी कम करनी है, जो पहले स्पीड थी ना उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपके पास स्पीड ये है, डिस्टेंस वही रहेगी। अब टाइम क्या होगा, यहां लिख देंगे टाइम, यानी कि टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब टाइम जो होगा वो होगा 480 बटे में x माइनस 8 घंटे, यानी कि अब इतना समय लगेगा। तो ये जो है जब स्पीड कम करी जा रही है तो टाइम आपको कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, लिखा हुआ ना 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो ये जो है ज्यादा टाइम ले रही है, ये वाली वैल्यू क्या है ज्यादा है। तो ये आ जाएगा आपके पास देयरफॉर 480 बटे x माइनस 8, यानी कि ये ज्यादा टाइम ले रही है, किससे, इससे ले रही है। तो माइनस 480 बटे x बराबर कितना ले रही है, 3 घंटे ज्यादा ले रही है। आपको मैं बता दूं चेक कैसे करेंगे इस वैल्यू को कि ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा। देखिए x की वैल्यू आप वो लीजिए जो -8, यानी कि -8 को छोड़कर आप x की वैल्यू कोई भी रख दीजिए प्लस में। तो सपोज आप x की वैल्यू लेते हैं 9, अगर 9 यहाँ रखेंगे तो 9 माइनस 8 तो कितना आएगा 1। 1 को अगर 480 डिवाइड करेंगे 480 आएगा, तो ये बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर आप 9 यहाँ रखते हैं तो 480 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कम। तो सिंपल सी बात, ये वैल्यू ज्यादा है, और वैसे भी यहाँ पर बोला 3 घंटे वो ज्यादा ले रही है, इसलिए इक्वल में क्या आएगा 3 घंटे आएगा। अब इन दोनों का आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 इंटू में x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 480 इंटू x, यानी कि x की यहाँ करेंगे इसके यहाँ करेंगे तो माइनस 480 और ये हो जाएगा x माइनस 8 और इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कर देते हैं इसको सॉल्व पूरा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 480 माइनस से इसके साइन चेंज होंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो माइनस 480x प्लस 8 इंटू 480 अपॉन में कितना है आपके पास में x इंटू एक्स माइनस 8 और इक्वल में कितना है 3 है। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब क्या रहेगा आपके पास में 8 इंटू 480 अपॉन में x और x माइनस 8 और इक्वल टू 3 अपॉन में 1 लिख के इसकी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, और 3 की यहाँ भी आ जाएगा, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जाएगा 3 और जैसे यहाँ 3x है, 3 क्या करोगे तो 3 थे 24x इक्वल में कितना जाएगा 8 इंटू 480 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास में। अब इसको क्या 3 से अगर डिवाइड करें तो ये जो इक्वेशन है और भी छोटी हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 3 × 24 तो 8 पे, और ये जो है 480 जो है 3 से जब डिवाइड होगा, इस तरीके दिखा रहा हूं आपको डिवाइड करके, 480 को 3 से करिए आप तो 3 × 3 3 × 18 यानी कि 160 पे कैंसिल होगा। ये यहां लिख देते हैं 8 इंटू 160, ठीक है। अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और ये जाएगा 16 × 8 128, तो ये हो जाएगा माइनस इधर आ गया 1280 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे, इन दोनों का फैक्टर निकालना ना आपको, तो 1280 का फैक्टर बना लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, तो बना देते हैं। चलो इसके फैक्टर यहाँ कर लेते हैं। तो 1280 इसके आप फैक्टर बना रहे हैं, 2 × 12 2 × 8
ये आ जाएगा ना। फिर से यहाँ करते हैं 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 0। 2 से करते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 छिक्के 0। 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 से करेंगे तो ये 40 आ गया, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। तो ये आ गया आपका 32। 40 और 32 में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। हमें चाहिए -8। सिंपल सी बात है, आप माइनस को जो 40 है वो माइनस का ले लेंगे और जो 32 है वो प्लस का ले लेंगे, तो आपका फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं x, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, x - 40 और इनटू में हो जाएगा ये x + 32 और इक्वल टू 0। इसमें जो एक स्टेप है मिसिंग किया है मैंने, आप उसको कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 40 और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -32 मिलेगा। और जो स्पीड है वो कभी नेगेटिव में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x आया वो कितना आया? 40 जो आया वो पॉजिटिव है। तो यानी कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड है वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ये जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंडा है ना वो है क्वेश्चंस को समझने का। तो जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे, उसके बाद वो ध्यान में रखेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।